आरज़ूक से जाबर की कॉल है। यस, क्या रिपोर्ट है? फवाद ने तेज़ लहजे में कहा। चीफ, जिस रोज़ मिसाइल फायरिंग हुई है इस रोज़ आरज़ूक से कोई रेगुलर फ़्लाइट काहिरा नहीं जा रही थी, क्योंकि हफ्ते में 3 रोज़ फ़्लाइट जाती हैं। अलबत्ता एक चार्टर्ड फ़्लाइट आरज़ूक से काहिरा गई है, जिसमें एक औरत और 4 मर्द शामिल थे। ये सब मुकामी थे। इसके बाद तीसरे रोज़ रेगुलर फ़्लाइट गई, लेकिन इनमें कोई एशियाई ना था। जाबर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, फवाद ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। याकूब बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। फवाद बोल रहा हूँ। फवाद ने अपने मखसूस सर्द और तहकुमाना लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म चीफ। याकूब ने भीख मांगने वाले लहजे में कहा। अपने पूरे ग्रुप को अलर्ट कर दो और एक तारीख नोट करो, फवाद ने तेज लहजे में कहा, और साथ ही इसने वो तारीख बता दी जिस तारीख को चार्टर फ्लाइट काहिरा पहुंची थी। यस चीफ, याकूब ने जवाब दिया। इस तारीख को आरज़ूक से एक चार्टर फ्लाइट काहिरा आई है। इसमें एक औरत और 4 मुकामी मर्द सवार थे। एयरपोर्ट से इस बारे में मालूमात हासिल करो, वहां से उनके कागजात में मौजूद तस्वीरों के प्रिंट हासिल करो और फिर एयरपोर्ट से ही मालूम करो। ये लोग यकीनन किसी टैक्सी वगैरह पर ही एयरपोर्ट से बाहर गए होंगे। बहरहाल मैं तुम्हें इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे दे सकता हूँ। 4 घंटों के अंदर अंदर तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है कि काहिरा में ये लोग कहाँ मौजूद हैं, फवाद ने तेज लहजे में कहा, और दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। याकूब काहिरा में इसके सबसे बड़े खुफिया ग्रुप का इंचार्ज था और इसे मालूम था कि जो हुक्म इसने याकूब को दिया है वो याकूब के लिए कोई मसला नहीं है। वो वाकई चंद घंटों में सुराग लगा लेगा, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। गो जाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग मुकामी थे, लेकिन फवाद इन्हें अच्छी तरह चेक करना चाहता था। और फिर तकरीबन 3 घंटों बाद याकूब की कॉल आ गई। यस, क्या रिपोर्ट है? फवाद ने पूछा। चीफ, इन लोगों का सुराग मिल गया है। ये लोग हेराल्ड कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में रहायश पजीद हैं। एक औरत और 4 मर्द, याकूब ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये वही लोग हैं और आप भी इन्हीं हुलियों में हैं? फवाद ने पूछा। यस चीफ, इसीलिए तो चेक हुए हैं, लेकिन क्या ये हुलिये भी बदल सकते हैं? याकूब ने चौंकते हुए लहजे में कहा। हाँ, बताया गया है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी सीक्रेट सर्विस से है, बशर्त ये कि ये वही लोग हों। तुम अब ऐसा करो कि इनकी रहायशगाह पर इस वक्त बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो जिस वक्त ये सब इकट्ठे अंदर मौजूद हों। फिर इन बेहोश अफराद और इनका तमाम सामान उठवाकर अपने स्पेशल हाउस में ले जाओ और वहाँ ले जाकर इनके हुलिये चेक करो, कहीं ये मेकअप वगैरह में तो नहीं। इसके बाद मुझे रिपोर्ट दो, और हाँ, अगर ये लोग मेकअप में हों तो इन्हें इसी बेहोशी के आलम में ही गोलियों से छलनी करके मुझे रिपोर्ट दो, और अगर ये मेकअप में ना हो तब भी इन्हें हलाक करके इनकी लाशें बरकी भट्टी में डालकर राख कर दो। फवाद ने बड़े सादा से लहजे में सफाकाना हुक्म देते हुए कहा। यस चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी, याकूब ने जवाब दिया। तो फवाद ने रिसीवर रख दिया। अब इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात थे, क्योंकि इसे मालूम था कि जो हुक्म इसने दिया है याकूब इसकी तामील हर सूरत करेगा। अगर मेकअप चेक हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि असल अफराद को हलाक कर दिया गया है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर नए सिरे से इनकी तलाश की जाएगी। इसने चंद लम्हे सोचने के बाद रिसीवर उठाया और इसे डायरेक्ट करके इसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अब वो अमीर काकेश को रिपोर्ट देना चाहता था, इसलिए उसने फ़ोन को डायरेक्ट कर लिया था ताकि इसके लहजे की नरमी को दरमियान में कोई और ना सुन सके। फवाद बोल रहा हूँ, अमीर काकेश से बात कराओ, फवाद ने मुलाजिम की आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, क्या हुआ फवाद, क्या किया है तुमने अब तक? चंद लम्हों बाद अमीर काकेश की सर से आवाज़ सुनाई दी तो फवाद ने इसे तफसील बता दी। तुम खुद इन्हें चेक करते तो अच्छा था, अमीर काकेश ने कहा। मेरा सेटअप ऐसा है कि मैं अपने किसी आदमी को सामने नहीं ला सकता। वैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने ये आदमी याकूब को कह दूं कि वो इन लोगों को बेहोशी के आलम में आप तक पहुंचा दे, और मुझे यकीन है कि आप याकूब से ज़्यादा अच्छे अंदाज में उन्हें चेक कर लेंगे। फवाद ने अचानक एक ख्याल के आते ही कहा। तुम इन्हें याकूब के किसी पॉइंट पर ही रखो और याकूब को कह दो कि वो मेरे ड्राइवर को वहाँ का पता बता दे, मैं खुद वहाँ जाकर इन्हें चेक कर लूँगा, अमीर काकेश ने कहा। हुक्म की तामील होगी, अमीर, फवाद ने कहा, और फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रखा और दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इसकी बात याकूब से कराई जाए, और फिर रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ही याकूब की कॉल आ गई। यस चीफ, हुक्म, याकूब ने कहा। तुमने अब तक क्या किया है? फवाद ने तेज़ लहजे में कहा। मेरे आदमी इस कोठी की निगरानी कर रहे हैं, इनमें से एक आदमी कोठी से बाहर है। जैसे ही वो वापस आएगा हम अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देंगे, और फिर जैसे आपने हुक्म दिया है वैसे ही होगा, याकूब ने जवाब देते हुए कहा। सुनो, तुम अमीर काकेश को तो जानते हो, तुमने इनकी हवेली भी देखी हुई है, फवाद ने कहा। यस चीफ, इन्हें कौन नहीं जानता चीफ, याकूब ने जवाब देते हुए कहा। जब ये लोग बेहोशी के आलम में तुम्हारे स्पेशल हाउस पहुंच जाएं तो तुमने अमीर काकेश के ड्राइवर को अपने स्पेशल हाउस का पता बता देना। वो अपने ड्राइवर के साथ वहां आएंगे और
باقی کارروائی تم نے امیر کاکیش کے سامنے اور ان کے حکم کے مطابق کرنی ہے، اور سنو وہ میرے بھی امیر ہیں، اس لیے ان کی عزت و احترام کا خصوصی خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے انتظام بھی کر لینا کہ یہ خطرناک لوگ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ فواد نے کہا، یس چیف، آپ بے فکر رہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ چیف یعقوب نے جواب دیا تو فواد نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ قاہرہ کی ایک رہائش گاہ کے ایک کمرے میں اس وقت عمران کے ساتھی موجود تھے۔ انہیں یہاں آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا، اور عمران ان 2 روز میں کئی گھنٹے باہر گزار کر واپس آتا تھا، لیکن باوجود ان کی کوششوں کے عمران اپنی عادت کے مطابق انہیں کچھ بتانے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کر کے انہیں ٹال دیتا تھا۔ اس وقت بھی عمران کو گئے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کی واپسی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پانچوں اس بڑے کمرے میں بیٹھے کافی پینے میں مصروف تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر عمران یہاں آ کر کیا کرتا پھر رہا ہے، جولیا نے کہا۔ آوارہ گردی، اور اس نے کیا کرنا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب مشن کے سلسلے میں ہی کام کر رہے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب اس نوروز کو تلاش کر رہے ہوں گے، وہی نوروز جس کی کال کی وجہ سے ہم سب ہوٹل گرانڈ میں ہونے والی تباہی سے بچ گئے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا، اور پھر تقریباً اسی لمحے باہر سے عمران کی کار کے مخصوص ہارن کی آواز سنائی دی تو صفدر اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اکٹھے ہی سٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جس مشن پر ہم کام کر رہے ہیں اس میں الفاظ بھی سوچ سمجھ کر منہ سے نکالنے ہوں گے۔ آوارہ گردی منفی لفظ ہے، اور ہر منفی کام شیطانی ہوتا ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کرتے پھر رہے تھے، جولیا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تماش بینی، تنویر نے فوراً کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ لگتا ہے اس کوٹھی پر میری عدم موجودگی میں شیطان کے اثرات پڑ چکے ہیں، جس کے منہ سے نکلتا ہے منفی لفظ ہی نکلتا ہے۔ تم تماش بین کے بجائے تماشا بینی بھی تو کہہ سکتے تھے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، کیا نوروز سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ آپ کی صفدر نے کہا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق موضوع تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ ہاں میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، اور اس سے مجھے کافی حالات معلوم ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے ایسا امیر آطاف کے کہنے پر کیا تھا، اور اس نے امیر آطاف کو بھی اطلاع کر دی تھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس سے آپ کو فواد کے بارے میں بھی معلومات مل گئی ہوں گی، صفدر نے کہا۔ ہاں، اس کا ایک آدمی فواد کے ایک خاص آدمی کے پاس نائب ہے، اسی سے اسے باسط اور فواد کے درمیان ہونے والی کال سے میزائلوں سے ہوٹل کی تباہی کی واردات کا علم ہوا، اور اس نے مجھے اطلاع دی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب اس فواد کا خاتمہ ہونا چاہیے، جولیا نے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ فواد صرف نام ہے، اس کا فون آتا ہے اور بعض فواد تک پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ یہیں قاہرہ کی کسی عمارت میں رہتا ہے، اور اس عمارت میں ایسے زبردست سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کہ کوئی مکھی بھی اس تک بغیر تفصیلی تجزیے کے نہیں پہنچ سکتی، اور یہ سب باتیں بھی صرف سنی سنائی ہیں، اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سڑکوں پر گھومتا پھرتا رہتا ہو، لیکن اسے بحیثیت فواد کوئی پہچانتا نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، اس کا یہاں باقاعدہ نیٹ ورک ہوگا، اسے تو ٹریس کیا جا سکتا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم نے اپنا مشن مکمل کرنا ہے، اگر ہم اس نیٹ ورک کے بکھیڑے میں پڑ گئے تو سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مشن کے بارے میں کہیں سے کوئی تفصیل معلوم ہوگی تو پتہ چلے گا، صفدر نے کہا۔ اسی لیے میں مسلسل بھاگ دوڑ کرتا رہا ہوں، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہاں قاہرہ کے ایک قدیم علاقے میں ایک بہت بڑی حویلی ہے جسے عرف عام میں کالی حویلی کہا جاتا ہے۔ اس حویلی کا مالک کوئی امیر کاکیش ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امیر کاکیش کا تعلق شیطان سے ہے، لیکن یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ جب تک اس امیر کاکیش سے ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، عمران نے کہا۔ تو پھر چل کر اس سے مل لیتے ہیں، جولیا نے کہا۔ وہ امیر آطاف جیسا نہیں ہے کہ ہم سے فوراً ملنے پر تیار ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اب تک جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق وہ کسی سے نہیں ملتا، اور اس کی حویلی میں مسلح محافظوں کی پوری فوج موجود ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آج رات اس کی حویلی میں کسی بھی انداز میں داخل ہو کر امیر کاکیش تک پہنچنے کی کوشش کریں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سر اونچا کر کے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بے ہوش کر دینے والی گیس کی بو ہے، جولیا کی مدھم سی آواز عمران کے کانوں تک پہنچی، اور اس نے اپنا ذہن بلانک کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ سانس لینا اب وہ لاشعوری طور پر بند کر چکا تھا، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کے ذہن پر اندھیرا کسی چادر کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ پھر جس طرح
गुप्त अंधेरे में जुगनू की रोशनी चमकती है, इसी तरह इसके जहन की तारीकी में भी कहीं कहीं रोशनी के नुक्ते चमकने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती चली गई। थोड़ी देर बाद जब इसका शऊर बेदार हुआ और उसकी आंखें खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। ये एक खासा बड़ा कमरा था। उसने गर्दन घुमाई तो बेख्तियार उसके होंठ पिंच गए। इसके तमाम साथी कुर्सियों से रस्सियों से बंधे हुए बैठे थे, जबकि एक तरफ एक जदीद साख का मेकअप वॉशर मौजूद था, लेकिन कमरे में कोई आदमी मौजूद ना था। कमरे का अखलौता दरवाज़ा बंद था। उसके सब साथियों की गर्दनें डलकी हुई थी। इमरान को मालूम था कि मखसूस जहनी वर्जिशों और साथ ही बेहोश होने से पहले जहन को ब्लैंक करने की कोशिश की वजह से इसे इस वक्त से पहले ही होश आ गया है। इसने सबसे पहले अपने हाथों को हरकत देने की कोशिश शुरू कर दी। इसने आरज़ूक में ही मखसूस मेकअप हासिल कर लिया था, इसलिए वहीं इमरान ने ना सिर्फ अपना बल्कि सब साथियों का भी खसूसी मेकअप कर दिया था। और जिस टाइप का मेकअप वॉशर यहाँ मौजूद था, इससे किसी भी सूरत इनका मेकअप वॉश ना हो सकता था। इसलिए इमरान इस तरफ से तो बिल्कुल मुतमईन था। इसलिए अब इसने रस्सियों को काटने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि मेकअप वॉशर देखकर वो समझ गया था कि वो जिन लोगों के पास है ये आम लोग नहीं हैं बल्कि तरबियत याफ्ता हैं, क्योंकि आम लोग मेकअप वॉशर इस्तेमाल नहीं करते। ये बात भी उसके जहन में आ गई थी कि इन्हें इस अंदाज में अगवा करने वाले फवाद के ही आदमी हो सकते हैं। और अब पहचान लिए जाने की वजह से इसकी समझ में आ गई थी, क्योंकि वो इसी मेकअप में थे जिस मेकअप में आरज़ूक से चार्टर फ्लाइट के जरिए रवाना हुए थे, इसलिए इन्हें चेक कर लिया गया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो एक रस्सी अपने नाखूनों में मौजूद ब्लेड की मदद से काटने में कामयाब हो गया, तो फिर बाकी काम उसके लिए आसान हो गया। उसने अपनी जेबों को चेक किया, लेकिन इसकी जेबें खाली थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दरवाजे को आहिस्ता से खोला तो वो खुलता चला गया। उसे लॉक नहीं किया गया था। जाहिर है बेहोश और कुर्सियों से बंधे हुए अफराद से उन्हें क्या खतरा हो सकता था, इसलिए उन्होंने दरवाजे को लॉक करने की ज़रूरत ही महसूस ना की थी। इमरान ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। ये एक राहदारी थी जो आगे जाकर मुड़ गई थी। राहदारी में कमरों के दरवाजे मौजूद थे, लेकिन ये दरवाजे बंद थे। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर बाहर राहदारी में आ गया। अब वो पंजों के बाल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी क्रॉस करने के बाद सामने बरामदा था और बरामदे के पास सहन और फिर चार दीवारी और फाटक था। एक जीप वहां मौजूद थी और बरामदे में चार मुसल्लह अफराद सहन की तरफ रुख करके खड़े थे, जबकि मोड़ के करीब ही एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इमरान चूँकि हाली हाथ था, इसलिए वो बेहद मोहतात था। इसे मालूम था कि उसके साथी बेहोश पड़े हुए थे, इसलिए मामूली सी बेइख्तियाती इसकी और इसके साथियों के लिए खौफनाक साबित हो सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया। बास इनका मेकअप तो चेक कर लिया। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मुझे चीफ ने हुक्म दिया है कि सब कुछ अमीर काकेश के सामने होगा, और तुम्हें मालूम तो है कि चीफ फवाद के हुक्म की तामील हर्फ बहर्फ होना ज़रूरी है। दूसरे आदमी ने सख्त लहजे में कहा। अमीर काकेश पहुंचने ही वाले हैं, फिर सारी कार्रवाई हो जाएगी, सख्त लहजे में कहा गया। तो इमरान ने फौरी तौर पर एक फैसला किया और उल्टे कदमों तेजी से वापस इसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें इसके साथी मौजूद थे। फवाद का नाम तो इसके सामने आ ही गया था। इसे सबसे ज्यादा मुसरत अमीर काकेश का नाम सुनकर हुई थी। अमीर काकेश के बारे में जो कुछ बताया गया था उसके बाद उस तक पहुंचना हिफ्ते हवा तय करने के मुस्ताक था, लेकिन अब अमीर काकेश खुद यहाँ चलकर आ रहा था, इसलिए इमरान ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो वापस कमरे में आया और कुर्सी की साइड पर पड़ी हुई रस्सी उठाकर इस कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने रस्सी को इस अंदाज में अपने गिर लपेटा कि बज़ाहिर ये मालूम हो कि वो बददस्तूर रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन जब वो चाहे एक ही झटके से आज़ाद हो सकता था। ये सारा इंतज़ाम करके वो इत्मीनान से बैठ गया और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद इसे बाहर से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर दरवाज़ा एक धमाके से खुला। इमरान ने अपने आप पर बेहोशी वाली कैफियत तारी कर ली थी, लेकिन नीम व आंखों से वो दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। दरवाज़ा खुला और एक आदमी एक बड़ी सी शहाना अंदाज की कुर्सी उठाए अंदर दाखिल हुआ, और इसने कुर्सी इमरान और उसके साथियों के सामने रख दी और एक नज़र इमरान और इसके साथियों पर डालने के बाद वो वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। इमरान समझ गया कि अमीर काकेश आया है और ये शाहाना अंदाज की कुर्सी अमीर काकेश के लिए यहाँ लाई गई है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इस बार आने वाले कई अफराद थे। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और इमरान ने एक लंबे कद के बूढ़े आदमी को अंदर दाखिल होते देखा, जो अपने सर के बालों और बुओं की सफ़ेदी से बूढ़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका चेहरा और जिस्म नौजवानों जैसा था। ख़ास तौर पर इसकी छोटी छोटी आंखों में तेज चमक थी। इसने सर पर एक अजीब सी साख्त की चार पहलू टोपी पहनी हुई थी, जिसका रंग स्याह था और इस पर सफ़ेद छोटे छोटे दायरे बने हुए थे। लिबास के ऊपर भी
اس نے سیاہ رنگ کا چوگا پہنا ہوا تھا، اس چوگے پر بھی سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے تھے۔ عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی امیر کاکیش ہو سکتا ہے۔ امیر کاکیش کے پیچھے ایک اور ورزشی جسم کا آدمی تھا جس کے سر کے بال چھوٹے اور سرنگوں جیسے تھے، اس کے چہرے پر زخموں کے مندبل نشانات کافی تعداد میں تھے۔ تشریف رکھیں امیر کاکیش، پیچھے آنے والے آدمی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں اس ٹوپی اور چوگے والے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم بھی بیٹھو یعقوب، امیر کاکیش نے کہا۔ آپ کی مہربانی ہے امیر، دوسرے آدمی جس کا نام یعقوب لیا گیا تھا اس نے انتہائی مودبانہ اور مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ایک کرسی جو قریب ہی پڑی تھی اٹھا کر اس نے امیر کاکیش کی کرسی سے تھوڑی سی پیچھے کر کے رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اب ان دونوں کے پیچھے دو مشین گنوں سے مسلح آدمی موجود تھے۔ ان کا میک اپ چیک کراؤ، امیر کاکیش نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی تیز نظریں عمران پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے اس کے ذہن میں موجود تمام خیالات وہ پڑھنا جانتا ہو۔ یہ آدمی انتہائی خطرناک ہے، پہلے اسے چیک کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔